नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कविता के सौंदर्य के तत्वों के विषय में। बच्चों, आमतौर पर ये देखा जाता है कि गद्य की अपेक्षा काव्य के अध्ययन को थोड़ा सा आप लोग कभी कभी जटिल मानते हैं और कुछ कठिनाई भी महसूस करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गद्य की अपेक्षा काव्य ज़्यादा सरस और ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला होता है। रंजकता कविता का मुख्य गुण है, अर्थात कविता सहजता के साथ हमें रस की अनुभूति कराता है और कविता पढ़ने का वास्तविक अर्थ ही यही होता है, मतलब ही तभी निकल पाता है जब हम कविता के रस की अनुभूति कर सकें, अवगाहन कर सकें। और ये जो थोड़ी जटिलता आप लोगों को कभी कभी लगती है या थोड़ा सा दुरूह लगता है काव्य और कविता, उसका कारण ये होता है कि आप उसके रस तक नहीं पहुंच पाते हैं, कविता के सौंदर्य परक तत्वों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं आप, और कविता के सौंदर्य को समझ नहीं पाते हैं। तो कविता के अध्ययन के लिए, कविता के रस का पान करने के लिए और साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम काव्य सौंदर्य के तत्वों को समझें। बोर्ड में प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य से संबंधित, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य से संबंधित, भाषा और अलंकार से संबंधित प्रश्न आते हैं। और अक्सर आमतौर पर जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है कि सामान्य तौर पर जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वे उसमें गलतियां करते हैं, या तो उसे लिखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, या फिर उसमें गलतियां करते हैं, या जो लिखना चाहिए नहीं लिखते हैं। कारण यह है कि उन्हें सौंदर्य के तत्वों का सही ज्ञान नहीं है, जबकि यह सबसे आसान है। और इसके जटिलता का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अमूमन ये देखने में आता है कि बच्चे हर पाठ या हर चैप्टर का अलग अलग काव्य सौंदर्य रटने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनके अध्यापक सौंदर्य के तत्वों को बताते हैं, इस पाठ का ये, इस पाठ का ये, इस पाठ का ये, भाषा ऐसी है, अलंकार ये है, और छात्र उसको रटने का प्रयास करते हैं। बहुत जटिल कार्य है। पहली बात तो, अगर हम सौंदर्य को समझ नहीं पा रहे हैं, सौंदर्य का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, तो कविता पढ़ने का आनंद नहीं आएगा। जबरदस्ती हम बोझ बना करके पढ़ेंगे, कविता का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उसके सौंदर्य तत्वों को रटना बोझिल हो जाएगा, और उसी बोझिलता के कारण आपको ये समस्यात्मक बन जाता है आपके लिए, और बोर्ड परीक्षा में भी आपको दिक्कत करता है, और इसका सटीक उत्तर आप नहीं लिख पाते हैं, जबकि ये सबसे आसान है। इसलिए आवश्यक ये है कि अलग अलग पाठ कि काव्य सौंदर्य के तत्वों के विषय में आपको बताया जाए, आपको लिखाया जाए, आपको रटाया जाए। उससे बेहतर यह है कि काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्वों को आप जान लीजिए, और उन तत्वों के पैमाने पर कविता पढ़िए। उसके सारे तत्व निकल करके आपके सामने आते जाएंगे। आपको कविता पढ़ने का आनंद भी आएगा, क्योंकि कवि ने जो शिल्प के लिए, जो उसके भाव के लिए जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है, जो संवेदना उसमें भरी है, जिस भाव को लेकर के, उस रस की दशा तक आप पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आप आसानी के साथ सौंदर्य परक तत्वों को निकाल करके बोर्ड परीक्षा में अपने प्रश्नों का उत्तर भी दे सकेंगे। तो आइए
थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में काव्य सौंदर्य के तत्व क्या हैं। बच्चों, बहुत साधारण भाषा में मैं आपसे बताऊं कि काव्य सौंदर्य की जो बात होती है उसके दो पहलू होते हैं। दो, कविता का अगर मानवीकरण किया जाए या किसी मनुष्य के सुंदरता की अगर बात किया जाए तो साधारण भाषा में कहते हैं ना कि मनुष्य के सुंदरता के, किसी पुरुष या किसी स्त्री के सुंदरता के दो भाग होते हैं, एक उसका आंतरिक सौंदर्य और दूसरा उसका बाह्य सौंदर्य। बाह्य का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई पड़े जो नाक, आंख, चेहरा, कद काठी, रंग रूप, कपड़ा लत्ता पहनावा, या जिस तरीके से अपने को सजाता धजाता है कोई व्यक्ति, वो होता है बाह्य सौंदर्य। और आंतरिक सौंदर्य होता है उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसका मन, उसकी संवेदना। वैसे ही कविता के सौंदर्य के भी दो पहलू होते हैं। एक उसका आंतरिक पक्ष, इंटरनल, और दूसरा उसका बाह्य पक्ष, एक्सटर्नल। आंतरिक पक्ष को भाव पक्ष कहते हैं। बहुत सामान्य तरीके से बस समझिए, बहुत साधारण तरीके से इसको समझ लीजिए, इसको मोटे तौर पे जान लीजिए, फिर आपको कविता पढ़ने का आनंद फिर आएगा, क्योंकि आप रस लेकर के उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बोझिल नहीं लगेगा। और साहित्य पढ़ने का मतलब यही होता है कि साहित्य के रस तक हम, उसके रस तक, उसके आनंद तक हम पहुंच सकें, तब तो साहित्य पढ़ने कोई मतलब है। तो आंतरिक जो सौंदर्य होता है उसको हम साहित्य की भाषा में भाव पक्ष भी कहते हैं, भाव पक्ष। और दूसरा बाह्य सौंदर्य जो होता है उसको हम कला पक्ष कहते हैं। कविता के सौंदर्य के दो पार्ट, एक उसका भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष जिसे काव्य की आत्मा कहते हैं, काव्य की आत्मा। अब आप सोचिए कि हमारे जो शरीर है, एक भौतिक शरीर जो दिखाई पड़ता है, एक हमारी आत्मा जो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वही सब कुछ है। वैसे ही कविता का भाव पक्ष, उसको पढ़ करके जो रस उत्पन्न होता है, जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो स्थायी भाव हमारे अंदर जन्म लेता है, जो अनुभूति हमें होती है, जिस रस का हम पान करते हैं उसको पढ़ते समय, जिस रस में डूब करके हम भावातिरेक होते हैं, वो होता है आंतरिक पक्ष, कविता का भाव। ठीक है। दूसरा बाह्य सौंदर्य, इसको कला पक्ष कहते हैं। कला या इसी को शिल्प कहते हैं, बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर। अपने भावों को कवि अपने भाव को, अपने कविता के रस को पाठकों तक पहुंचाने के लिए अपने कविता कामिनी को और सुंदर बनाने के लिए उसको सही ढंग से गढ़ता है, उसकी संरचना करता है। इसे हम शिल्प कहते हैं। कला पक्ष ये बाह्य होता है, दिखाई पड़ता है। जाहिर सी बात है कि कविता में क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं। रस तो दिखाई पड़ेगा नहीं, कविता की आत्मा, उसका भाव तो दिखाई पड़ेगा नहीं, उसकी अनुभूति तो हम अनुभव कर सकते हैं, वो दिखने की चीज नहीं है। लेकिन कला पक्ष, जैसे आप घर बनाते हैं, मकान बनवाते हैं, जो नक्काशी करते हैं, उसको जो सजावट करते हैं, या आपकी जो शख्सियत है, आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को आप सजाते हैं, संवारते हैं अच्छे अच्छे कपड़ों से, अच्छे अच्छे गहनों से, कि आपका व्यक्तित्व और प्रभावशाली बन पड़े। ऐसे ही कवि अपने कविता कामनी को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसे और खूबसूरत बनाने के लिए
भाव पक्ष के साथ साथ उसके कला पक्ष, उसके बनावट, उसके संरचना, उसके शिल्प पर भी ध्यान देता है। और ये शिल्प क्या है, ये बनावट क्या है? भाषा। सबसे पहले भाषा का कैसा प्रयोग कवि कर रहा है, क्योंकि भाषा अत्यंत प्रभावशाली है। चाहे वो कविता की रस दशा हो, कविता का भाव पक्ष हो, या कविता की कला पक्ष या उसकी बनावट, इन दोनों में भाषा का बहुत महत्व होता है। किस तरह की भाषा है, भावानुकूल भाषा है कि नहीं है, सहज भाषा है कि नहीं है, भाषा में बिंबों का प्रयोग हुआ है कि नहीं है, प्रतीकों का प्रयोग हुआ है कि नहीं है, भाषा किस प्रकार से कविता के मूर्त रूप को हमारे सामने रखने में सक्षम है कि नहीं है, तो ये बड़ा मायने रखता है। सहज भाषा, भावानुकूल भाषा, किस तरह की भाषा का प्रयोग, किस तरह की कविता है, किस तरह का भाव है, किस तरह का अंचल है, किस तरह का क्षेत्र है, और उस अंचल, क्षेत्र, उस संस्कृति के अनुरूप किस तरह की कविता है। अगर भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कविता अत्यंत प्रभावशाली होगी। तो ये कला पक्ष की बात हो रही है कि कला पक्ष में क्या क्या है। भाषा, तो भाषा की विशेषताओं को जानना सौंदर्य के लिए। ऐसे ही छंद, छंद क्या है, कविता गद्य और पद्य में क्या अंतर है? गद्य स्वतंत्र है, हम अपने विचारों को, अपने भावों को स्वतंत्र रूप से रखते हैं, उसमें किसी लय ताल तुक की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ज्यादा बंधन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पद्य क्या होता है, पद्य में शब्दों का ऐसा बंधन होता है जिस बंधन और अनुशासन में बंध करके कविता में लय, ताल और तुक उत्पन्न होता है, जिससे उसमें एक लय बनता है, जिससे पढ़ने से हमें वो रंजक प्रतीक होता है। और ये काम छंदों के द्वारा होता है। छंद एक प्रकार का बंधन है जो शब्दों को अनुशासित करता है, पंक्तियों को अनुशासित करता है, जिससे लय और गति उत्पन्न होती है कविता में। तो छंदों का प्रयोग कैसा है, किस तरीके का है, यह भी बड़ा मायने रखता है। आप आदिकाल से आप साहित्य को उठा लीजिए, देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग, किस तरीके से पहले की जो रचनाएं हुआ करती थी, छंदोबद्ध रचनाएं हुआ करती थी। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है अलंकार। अलंकार, सामान्य रूप से अलंकार का मतलब गहना, आभूषण। आभूषण, आभूषण का प्रयोग आमतौर पर लोग अपने सुंदरता को और बढ़ाने के लिए करते हैं, महिलाएं किया करती हैं। तो वैसे ही कविता की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, कविता के शिल्प पक्ष को और प्रभावशाली बनाने के लिए, उसके कला पक्ष को और प्रभावशाली बनाने के लिए और रोचक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है कवि। और इससे कविता अत्यंत रोचक। तो एक पक्ष हम अलंकारों का लेते हैं। जब भी सौंदर्य तत्वों की विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उसमें। जाहिर सी बात है कि जैसे व्यक्ति की व्यक्तित्व को निखारने में, उसके बाह्य स्वरूप को निखारने में गहनों का, आभूषणों का बहुत बड़ा अलंकारों का महत्व है, वैसे ही कविता के शिल्प पक्ष, उसके कला पक्ष को उभारने में, संवारने में, निखारने में, कविता को और प्रभावशाली बनाने में अलंकार का विशेष महत्व है। बिंब और प्रतीक, आधुनिक कविता में तो अलंकारों का बहुत कम प्रयोग होता है, छंदों का भी कम प्रयोग होता है। आधुनिक कविता भाषा, बिंब और प्रतीकों के माध्यम से चलती है। बिंब के माध्यम से कविता को मूर्त करता है। कवि अपने अनुभव को पाठकों तक सजीव रूप में पहुंचाने का प्रयास करता है, मूर्त रूप में पहुंचाने का प्रयास करता है बिंब के माध्यम से। उस शब्दों के माध्यम से कल्पना की एक ऐसी दुनिया गढ़ता है जहां पर वह अपने अनुभव को बिल्कुल जीवंत रूप में पाठकों तक पहुंचा पाता है। और ऐसे ही प्रतीक होते हैं।
बहुत सी बातों को वो प्रतीक के माध्यम से कह डालता है। इसलिए कम शब्दों में बहुत ढेर सारी बातें कह डालना ये संभव हो पाता है, और यही कविता की सबसे बड़ी खासियत है, यही कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए जब कविता की बात आती है तो उसके सौंदर्य तत्व के विश्लेषण की बात अलग से आती है, क्योंकि वही तो मुख्य है। तभी तो कविता का मतलब है, तभी तो कविता के छंदों का मतलब है, कविता के अलंकारों का मतलब है। इसलिए हमें जानना चाहिए, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं। तो बच्चों, शिल्प के संदर्भ में भाषा, छंद, अलंकार, बिंब और प्रतीक, ये मुख्य रूप से होते हैं। भाषा, छंद, अलंकार, जिन जिन विशेषताओं को हम उकेरते हैं, लिखते हैं। और जहां तक भाव पक्ष का सवाल है, वहां पर सबसे प्रमुख होता है कविता का रस। कविता का रस वही उसका भाव होता है, यह आंतरिक होता है। और कुछ और बिंदु उसमें, जैसे कविता के भाव से संबंधित कुछ अन्य विशेषताएं, कुछ अन्य खासियत जो आपके हृदय को प्रभावित करे, जिसका संबंध आपकी संवेदनाओं से हो, उस तरह की अगर कुछ विशेषताएं हैं तो उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको आप अलग से लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें और भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, या तो फिर एक प्रश्न भाषा सौंदर्य से संबंधित दे दिया जाएगा, भाषागत विशेषताओं को, अलंकारिक विशेषताओं को, बिंबों को स्पष्ट करें। तो हम कविता के भाषा, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक और उसके कुछ महत्वपूर्ण भावों को, उसके रस को अगर समझ लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर हमें काव्य सौंदर्य संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो ये दो पक्ष होते हैं काव्य सौंदर्य के, और इन दो पक्षों में ये प्रमुख रूप से तत्व होते हैं जिसको हमें न्यूनतम मिनिमम जिसको कहते हैं कि हमें जानना चाहिए किसी भी साहित्य के विद्यार्थी को। और कभी भी साहित्य का अवगाहन करने के लिए न्यूनतम रूप से इतने तत्वों की आवश्यकता होती है, और इतने के बारे में अगर आपने सीख लिया तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके एक एक बिंदुओं पर चर्चा हम लोग करेंगे, और बिंदुवार उनको आप काव्य सौंदर्य के उन तत्वों को ग्रहण करेंगे, समझेंगे, और समझ करके काव्य पढ़ने और समझने की अपनी क्षमता को आप विकसित करेंगे। धन्यवाद।